हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। बच्चों, ये चैप्टर काफी आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। साथ में ये हाई स्कोरिंग वाला चैप्टर भी है। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है, बच्चे एग्जाम में अटेंड कर पाते हैं और मार्क ला पाते हैं। ये चैप्टर पढ़ने का बाद हम काफी सारी चीजें को एक्सप्लेन कर पाएंगे, जैसे अर्थ और प्लैनेट जो सन का चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में, तो लोग ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, उनको ऑर्बिट में घूमने के लिए कौन रोक के रखा है, सो उसका बारे में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि अर्थ का मास इतना है, सन का मास इतना है, लेकिन कोई जाके मेजर किया है क्या अर्थ का मास या सन का मास? नहीं ना, मेजर तो नहीं किया है। तो इस चैप्टर में वो थ्योरी हम पढ़ के हम उसका मास निकाल सकते हैं। हम इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ के हम निकाल सकते हैं दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना है, अगर अर्थ का टाइम पीरियड हमको पता है, जो कि पता है हमको 365 डेज है। ऐसे काफी सारे चीज हम इसमें से एक्सप्लेन कर पाएंगे और निकाल भी पाएंगे चीजें को। अब जैसे सैटेलाइट अर्थ का चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो सैटेलाइट अर्थ का कितना हाइट में वो घूमना चाहिए ताकि वो सैटेलाइट हमको स्टेशनरी नजर आए, तो भी इस चैप्टर से वो निकाल पाएंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है ना, ये चैप्टर से हम निकाल पाएंगे। लेकिन वो सब हमारा थोड़ा हायर लेवल में है। क्लास 11 में हम लोग ये सब स्टडी करेंगे। क्लास 9 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, छोटी सी बात हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल बॉडी का बारे में पढ़ना है। एनीवे, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्या है चैप्टर में। हम लोग आज का वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन किसको बोलते हैं, किस चीज को ग्रेविटेशन बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। फिर पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, एंड देन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे हमको पता चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कितना निकलता है। अगर दो ठो बॉडी अर्थ का ऊपर है, तो अगर हेवनली दो ठो बॉडी है तो उनमें कितना फोर्स निकलता है, तो व्हेयर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट, व्हेयर इट इज इनसिग्निफिकेंट। ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। बच्चों, कोई भी दो बॉडी है, अगर M1 और M2 है, तो ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो द फोर्स विथ व्हिच टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन। सिंपल, इट इज अ फोर्स विथ व्हिच टू बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। देन आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म, क्या, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या होता है, अगर वो जो बॉडी है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, वो दोनों में से एक अर्थ हो गया, तो दूसरा बॉडी का ऊपर जो फोर्स आता है हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन दैट ड्यू टू अर्थ, या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है दोनों में, लेकिन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी का नाम दे देते हैं। अर्थ के लिए ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं। ऐसे अगर मून किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटी ड्यू टू मून। और कोई भी दो बॉडी में जो फोर्स होता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है या फिर ये इसको अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन में क्या होता है, इन जनरल टू बॉडीज, और ग्रेविटी में क्या होता है, वो दोनों बॉडी में से एक बॉडी जो है स्पेशल होगा, अर्थ होगा या मून होगा या फिर कोई दूसरा चीज होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन, इनका बारे में तो सबको पता ही होगा, वो फेमस एप्पल वाला स्टोरी। हम वो एप्पल वाला स्टोरी में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो एप्पल जो नीचे गिरा, जिसमें कि न्यूटन सोचने लगे कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, साइड में क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। उसके बाद ही वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। वो एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं,
उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उनका हिसाब से क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हिसाब से क्या है? कोई भी दो बॉडी अगर उनका मास होगा, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कहीं पे भी यूनिवर्स में रख दिया जाए, यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडी को अगर हम रख देंगे सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन ईच विल अट्रैक्ट द अदर विथ ए फोर्स। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स? लॉ बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर यही स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? m1 और m2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। अगर एक वो दोनों में फोर्स है, अगर ये इसको एक फोर्स से खींचता है, ये और ये इसको एक फोर्स से खींचता है, क्योंकि इक्वल फोर्स देते हैं दोनों, तो एक ये इसको एक फोर्स से खींचता है, वो इसको एक फोर्स से खींचता है, तो फिर वो F का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? कैसे? F is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये लॉ में लिखा गया है। इसका मतलब ये लॉ से ये दोनों का अंदर में फोर्स का वैल्यू कितना है वो हम पता कर पाएंगे। अब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल दोनों का साथ है, तो उसको अगर कंबाइन कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? कंबाइनिंग F proportional to m1 m2 by r square। अब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा सकते हैं, इक्वल टू साइन दे सकते हैं बाय यूजिंग ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा? G into m1 m2 by r square। अब इस G को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G is called यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएंगे हम G का वैल्यू ही रहेगा। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सबको पता होगा कि अगर दो चार्ज बॉडी है तो दोनों में फोर्स आता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, दोनों अट्रैक्टिव है तो फोर्स ऑफ दोनों नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है, दोनों पॉजिटिव है तो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ऐसा बोल दे डिसिमिलर के लिए अट्रैक्शन फोर्स आता है, सिमिलर चार्ज के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है। ये दो बॉडी है, अगर इनको एयर में रखेंगे इनका ऊपर फोर्स जो आता है, ऑयल में रखेंगे फोर्स कुछ और आएगा, वाटर में रखेंगे फोर्स कुछ और आएगा, कुछ और मीडियम में रखेंगे फोर्स कुछ और आएगा। मतलब इनका ऊपर जो फोर्स जो है ना वो डिपेंड करता है कि ये दो चार्ज को हम कहाँ पे रखे हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल का फोर्स जो होता है ना वो डिपेंड नहीं करता है कि ये कहाँ पे रखा गया है। एयर में जितना होगा ऑयल में उतना होगा, वाटर में उतना ही होगा, कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे तो वहीं पे उतना ही होगा। बस ये डिपेंड किसका ऊपर करता है? ये जो दो बॉडी है उनका मास का ऊपर डिपेंड करता है। m1 और m2 और r दोनों में सेपरेशन क्या है उनका ऊपर डिपेंड करता है। G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए कि G का वैल्यू जो है ना हर जगह में सेम रहता है यूनिवर्स में, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून में हो, या फिर चाहे दूसरा प्लैनेट में हो, हर जगह में कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन ये जो Q1 Q2 के लिए था उनमें एक कांस्टेंट यूज होता है, वो कांस्टेंट का वैल्यू अलग होता है अलग अलग जगह में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे एक बार और। अब हम क्या करते हैं ना, इस फोर्स को जो निकाले इसको थोड़ा वेक्टर का फॉर्म में देखते हैं क्या होता है। जैसे m1 एक मास हो गया, m2 एक मास हो गया, हम देख रहे हैं कि m1 और m2 दो मास है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r जो हमको दिखाया गया है। अब जो फोर्स हमारा m1 के ऊपर गिर रहा है उसको हम बोलते हैं F1,
क्योंकि ये 2 के लिए गिर रहा है तो हम इसको बोलेंगे F12। क्योंकि ये 2 के लिए गिर रहा है तो हम इसको बोलेंगे F12। ऐसे ही जब 2 का ऊपर फोर्स गिरता है तो F2 हुआ, जिसके लिए गिरता है उसको हम साइड में लिख देंगे F21। So this is F12, this is F21। अब अगर हम F12 लिखेंगे और F21 लिखेंगे तो कितना आएगा? F12 का जो वैल्यू आता है कितना आएगा? G रहेगा, M1 रहेगा, M2 रहेगा बाय R स्क्वायर रहेगा। G M1 M2 बाय R स्क्वायर, जो कि हम F में भी देखे थे वही था, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कोई एरो नहीं था, ये स्केलर फॉर्म में था। हाँ भैया, अभी हम इसको क्या करेंगे? वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो है ना, ये फोर्स 1 के ऊपर गिर रहा है, किसके लिए? 2 के लिए। तो ये जिस तरफ जाएगा वो फोर्स हम ओ हो गया डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ये जाएगा M1 किस तरफ जाएगा? M2 की तरफ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? along M2। ओके, ऐसे ही अगर मैं F21 निकालूं तो हम क्या देख रहे हैं? G M1 M2 बाय R स्क्वायर हो गया along M1। मतलब इसका ऊपर फोर्स उस तरफ आ रहा है, उसका ऊपर फोर्स इस तरफ आ रहा है, इसीलिए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन सी कि F12 और F21 दोनों सेम है। तो F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू दोनों सेम होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का हिसाब से दोनों सेम हुआ। तो एरो में हटा दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और दोनों का फोर्स सेम है तो हम उसको F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लिखे हैं F, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। अगर बोलेगा कि इसका ऊपर कितना फोर्स है, हम बोलेंगे इतना है लेकिन उस तरफ है, M2 का तरफ है। इसका ऊपर कितना फोर्स है, फिर से हम बोलेंगे इतना है लेकिन इस तरफ है। मतलब M1 का ऊपर जो फोर्स आ रहा है M2 का तरफ जा रहा है, और M2 का ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो M1 का तरफ जा रहा है, वो भी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो दैट इज योर वेक्टर फॉर्म। अब ये दो फोर्स क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और ये दो फोर्स हो गया क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से ले सकते हैं। इसका ऊपर फोर्स अगर एक्शन है तो इसका ऊपर फोर्स रिएक्शन है, इसका ऊपर फोर्स अगर एक्शन है इसका ऊपर फोर्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि काफी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अभी फिर से। अगर दो बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी का मास हमारा 2 kg है और ये बॉडी का मास हमारा 50 kg है। अब न्यूटन भाई साहब ने तो बोल दिया कि ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब मान लेते हैं ये जो ना इसको अट्रैक्ट किया विद फोर्स F1, मैग्नीट्यूड खाली बता रहा हूं, ये इसको अट्रैक्ट किया विद फोर्स F2, मतलब 1 का ऊपर जो फोर्स है वो F1 है, जो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, और ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ये जो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये F2 है। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि भाई F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, F1 ग्रेटर देन F2 या फिर F2 ग्रेटर देन F1, तो अगर मैं ये पूछ लूं या फिर F1 इज इक्वल टू F2 या फिर नॉन ऑफ दीज, अगर मैं ये 4 केस में से कोई एक आंसर चाहता हूं तो क्या होगा? ऐसे फील होता है हमको, और होना भी चाहिए। काफी सारे बच्चों को ये फील होता है, जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम ये एक्सपीरियंस किए हुए कि बोलो 2 kg 50 kg का ऊपर ज्यादा फोर्स देता है या फिर 50 kg 2 kg का ऊपर ज्यादा फोर्स देता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर 50 kg 2 kg के ऊपर ज्यादा फोर्स देता है। ये सोचना उनका हिसाब से सही भी है, ये बड़ा है तो ये ज्यादा फोर्स दे सकता है, लेकिन लॉ का हिसाब से ऐसा नहीं है। ये इसको जितना फोर्स देता है ये भी उसको उतना ही फोर्स देता है।
मतलब F1 इज इक्वल टू F2 है। ये जितना फोर्स उसको देगा वो उतना ही फोर्स इसको देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोच लेते हैं कि आर्क और एक बॉडी, खुद को भी मैं ले सकता हूं। तो आर्क मेरे को खींचता है तो मैं भी आर्क को खींचता हूं, क्योंकि यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ही बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से भी यही है कि दो ठो बॉडी है तो हर बॉडी दूसरे को खींचता है। मैं आर्क को खींचता हूं, आर्क मेरे को खींचता है। तो अगर मैं कहीं पे फ्री फॉल होता हूं तो मैं आर्क की तरफ चले जाता हूं। व्हाई नॉट अर्थ इज कमिंग टुवर्ड्स मी? मैं तो आर्क की तरफ चले जाता हूं, आर्क क्यों मेरे तरफ नहीं आता है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या ये है कि आर्क मेरे को ज्यादा फोर्स से खींचता है या मैं आर्क को कम फोर्स से खींचता हूं? ऐसा नहीं है। मैं आर्क को जितना फोर्स से खींचता हूं, आर्क मेरे को उतना ही फोर्स से खींचता है। तो होता क्या है, मेरा फोर्स आर्क के लिए काफी नहीं है। अब ये सोचो कि यहां पे ट्रॉक रखा हुआ है, यहां पे कहीं पे ट्रॉक रखा है, मैं जाकर ट्रॉक को पुश करूंगा, क्या वो चले जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ट्रॉक का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। तो हम अगर उसको पुश करेंगे वो नहीं जा पाएगा। जस्ट द सेम वे मैं आर्क को खींचता हूं अपना तरफ, बट सोचो कि आर्क का मास कितना है, अबाउट 5.98 into 10 to the power 24 kg। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, सो व्हाट लाइक दिस 10 to the power 24 kg, दिस इज मास ऑफ आर्क। मैं आर्क को कितना फोर्स में खींचता हूं, मेरा वेट जितना होता है उतना। सपोज मेरा वेट हो गया 80 kg, इंटू जी कर दूंगा तो वो मेरा वेट हो जाएगा 800 न्यूटन। अब 800 न्यूटन लेके मैं आर्क को खींचूंगा, इतना मास को खींचूंगा, तो कहां जाएगा? ये आएगा मेरे तरफ? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आर्क का ऊपर में फोर्स नहीं दे रहा हूं। सो बोथ आर गेटिंग फोर्स, बट जिसका मास कम है वो चले जाता है, जिसका मास ज्यादा है वो वहीं पे रुके रहता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको ये पता चला कि कोई भी दो बॉडी मास कम बेसी होने से भी फोर्स दोनों में सेम होता है। तो F1 is equal to F2, या फिर कभी अगर बोलेगा कि कंपेयर कर लो तो फिर F1 is 2, F2 should be equal to 1:1। That's all about Newton's law of gravitation. Got it all of you? Okay, now let's come to universal gravitational constant जो है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? ओके, तो हम देखते हैं कि F का वैल्यू क्या है। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम लोग को मिलेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, यूनिट क्या है। सो अगर मैं G का वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2, दैट इज इक्वल टू F का वैल्यू हमारा हो गया क्या, हम यूनिट लिख रहे हैं अभी। अगर मैं यूनिट लिखता हूं, यूनिट, तो हमारा SI सिस्टम में F न्यूटन में होता है, R मीटर में होता है, बाय मास केजी में होता है। तो केजी दो बार आया तो केजी इंटू केजी, तो बन गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ये हमारा SI सिस्टम का हो गया। अगर हम CGS सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, फोर्स होता है डाइन में, डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में, और मास होता है ग्राम में, ग्राम इंटू ग्राम। तो ये बन गया हमारा क्या, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द पावर -2। सो दिस इज योर CGS सिस्टम। मतलब ये SI सिस्टम हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये CGS सिस्टम हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है, ये एक्सपेरिमेंटली करके निकाला गया है कि वैल्यू हो गया कितना, 6.67 into 10 to the power -11 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to the power -2। ये हमारा SI सिस्टम का वैल्यू है। CGS सिस्टम का वैल्यू जो है ना 6.67 into 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द पावर -2 आता है।
तो ये हमारा क्या g का वैल्यू है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, यू शुड रिमेंबर द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइनली क्या होता है, दो बॉडी है, दोनों में फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और पहला बॉडी दूसरा के ऊपर जितना फोर्स देता है, दूसरा बॉडी भी पहला के ऊपर उतना ही फोर्स देता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। हमारा क्या बोलते हैं, दो तो चार्ज के अंदर में भी फोर्स आता है हमेशा, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दो तो मैग्नेट पोल्स का ऊपर में भी मैग्नेट का जो है पोल्स, उनमें भी फोर्स आता है, लेकिन वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। लेकिन अगर हम मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहला हो गया कि वो अट्रैक्टिव हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन व्हिच द टू बॉडीज आर केप्ट। एयर में रखो, ऑयल में रखो, ग्लास में रखो, कहीं पे रखो, उनका इंडिपेंडेंट है, सेम फोर्स ही आता है। इट होल्ड्स गुड फॉर ए वाइड रेंज डिस्टेंस, मतलब काफी सारे डिस्टेंस के लिए है, जैसे इतना कम डिस्टेंस के लिए होगा, फिर और ज्यादा डिस्टेंस है, काफी वाइड रेंज के लिए ये हमारा फोर्स एप्लीकेबल होता है। ओके, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, तो ये दो बॉडी के अंदर फोर्स आता है। अब हमको पता चलता है कि ये जो फोर्स देगा इसको इसका तरफ देगा, लेकिन इसका तरफ देगा तो क्या ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, फोर्स डिफरेंट टाइप में जा सकता है। लेकिन सेंट्रल फोर्स बताता है कि ये टुवर्ड्स इट्स सेंट्रल गो, इट विल गो टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दोनों का सेंटर को जॉइन कर दोगे, जो लाइन आएगा उस लाइन का अलोंग ही वो फोर्स स्टार्ट करेगा, मतलब दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस वन। ऐसे इसका ऊपर जो फोर्स स्टार्ट करेगा दैट विल गो अलोंग दिस वन। सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स, मतलब फोर्स जो है अलोंग एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है ना, उससे ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उससे ज्यादा रहता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बोलने से न्यूक्लियस के अंदर जो होता है पार्टिकल्स, उनमें जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। देन इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसे मैं बता चुका हूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी, एक दो तो क्वेश्चन करते हैं। अब दो बॉडी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनको फील करने का कोशिश करते हैं। The force of attraction between two masses, each of mass 1 kg, kept at a separation of 1 meter। मतलब अभी हमको जो सवाल में दिया है कि m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू दोनों ही 1 kg है और दोनों में सेपरेशन r जो है 1 मीटर है। अब बोला है कि दोनों में फोर्स कितना होता है, निकाल के बताओ। तो G into m1 into by r square is the formula for force between them। अब सबका वैल्यू हमको दे रखा है, हम खाली पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। G का वैल्यू हमको पता है 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 into 1 kg, ये भी हमारा 1 kg, 1 by 1 into 1 हो गया by 1 मीटर का स्क्वायर। So it comes out to be 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। ओके, जो कि हमारा आंसर डी में है, 6.67 होना चाहिए, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। So that is the force between the two masses separated by a distance of 1 kg, sorry 1 मीटर। तो जैसे अगर हम इसको थोड़ा फील करने का कोशिश करेंगे, तो ये 1 kg है, ये 1 kg है, तो ये दोनों में जो फोर्स है 1 मीटर सेपरेशन में है, तो ये दोनों में जो फोर्स है वो दोनों फोर्स का वैल्यू कितना है, इतना है। अब सोचो कि इस 1 kg को ये फोर्स खींच रहा है, कितना होगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 667 न्यूटन। इतना फोर्स में अगर 1 kg को खींचा जाएगा, विल इट गो टू दैट प्लेस? ऑब्वियसली नॉट, ना ये इधर आएगा। मतलब काफी कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज।
बहुत वीक होता है। इसीलिए तो अगर दो बॉडी, हम तो बोल रहे हैं कि दो बॉडी है तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बोलना चाहिए कि सर मैं और मेरा पापा खड़े हैं तो हम दोनों क्यों आपस में नहीं खींचे जाते हैं? इसीलिए कि वो फोर्स दोनों काफी कम है। बिकॉज अगर हम कोई भी दो पोर्शन का वेट अगर यहाँ पे लगा लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये पोर्शन, एक पोर्शन है हमारा 60 केजी का, एक पोर्शन है हमारा 80 केजी का, फिर 1 मीटर डिस्टेंस में है, तो इसमें 60 और 80 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 480 आ जाएगा, 4800, ओके 4800 आ जाएगा। तो 4800 को मैं 5000 ही मान लेता हूँ, सोच लेते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 ठो 0 या 4 ठो 0 यहाँ से घटेगा, फिर भी हमारे पास 6 ठो 0 या 7 ठो 0 अभी भी रह जाएगा। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अगर 60 केजी के ऊपर गिरेगा तो क्या वो आ जाएगा कहीं पे? ऑब्वियसली नहीं जाएगा, या 80 केजी भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई अगर दो ठो मटेरियल बॉडी रखा गया है तो we are not seeing that they are attracting towards each other, but the force exists between them। लेकिन क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है तो वो दोनों आपस में नहीं जाते हैं। दो ठो बॉडी, कहीं पे भी दो बॉडी रखा गया है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि फोर्स दोनों में है, but why they are not coming closer to each other? Because the force magnitude is very small। That's why this force, जो gravitational force जो है ना, that cannot bring one body towards the other। but अगर हम वही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे बिटवीन टू बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज, इनफैक्ट हेवनली बॉडीज अगर हम बात करेंगे तो जैसे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून का मास इतना दे रखा है, एंड अर्थ का मास इतना दे रखा है, टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज दिस वन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब डाल दिया गया है, तो अगर हम लिखते हैं, वैल्यू डालते हैं 6.67 into 10 to the power -11, फिर ये अर्थ का मास हो गया, मून का मास हो गया, बीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, तो वी आर गोइंग टू गेट 2 into 10 to the power 20। अब ये फोर्स जो है ना, इट इज वेरी ह्यूज फोर्स, दिस फोर्स इज वेरी ह्यूज फोर्स, 2 into 10 to the power 20 न्यूटन। ओके, इसे मून अर्थ का चारों तरफ घूम रहा है, मून अर्थ का चारों तरफ घूम रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है उसका ऊपर, हमेशा कंटिन्यूअसली ये फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड विद दैट, ड्यू टू दैट फोर्स ओनली मून इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द ऑर्बिट में वो घूम रहा है, तो उसको हमेशा अर्थ अपने तरफ खींच रहा है with this amount of force। That's why moon cannot go out of the orbit। वैसे ही सन अर्थ को खींचता है with that type of force। इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो है और एग्जिस्ट करता है, कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स में, कहीं पे भी दो बॉडी है वो दोनों में एग्जिस्ट करता है, चाहे उनका मास कितना कम हो या कितना बेसी हो। लेकिन वो फोर्स हम फील तब कर पाते हैं, फील हर दो बॉडी के पेयर ऑफ बॉडीज के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। लेकिन जो हेवनली बॉडीज है उनके लिए फोर्स काफी ज्यादा होता है, और वो क्यों घूमता है फिर डिफरेंट फेनोमेनन क्यों होता है उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। दैट मींस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स जस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर हेवनली बॉडीज, नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अर्थ बॉडीज। जो अर्थ में जो बॉडी रखा गया उनका ऊपर इसका सिग्निफिकेंट कुछ है नहीं, है ना, जैसे लिखा गया gravitational force between two bodies on earth is very small, so can't be realized, so insignificant, but for heavenly bodies these forces are very large and is significant। okay, heavenly body के लिए काफी large है, ठीक है। okay, next gravitational force जो है ना, ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स obeys inverse square law। ग्रेविटेशनल फोर्स obeys inverse square law। इसका मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उस हिसाब से उसका स्क्वायर होते हुए वैल्यू घटेगा। ओके, जैसे ये सवाल लेते हैं तो उसमें से हमको कुछ आइडिया होगा। The force of attraction between two bodies at a certain separation is F।
जैसे यहाँ पे एक बॉडी रखा गया है और यहाँ पे एक और बॉडी रखा गया है, ये दोनों में सेपरेशन कितना है, F है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और दोनों में सेपरेशन हो गया R। अब ये दोनों का अंदर जो फोर्स है वो फोर्स हो गया क्या, F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। What will be the force of attraction between them if the separation is doubled? अब हम क्या किए कि ये सेपरेशन को डबल कर दिए, मतलब यहाँ पे एक बॉडी रख दिए, यहाँ पे एक बॉडी रख दिए, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब जो सेपरेशन हो गया तो सेपरेशन कितना हो गया, 2r हो गया। अभी दोनों में फोर्स मान लेता हूं मैं, F1 हो गया। अभी F1 का फोर्स जो है कितना है देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, इट विल बी 1/4 G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब क्या हो गया, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर मैं F1 by F करता हूं, F1 by F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 Gm1 m2 by r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Gm1 m2 by r स्क्वायर। So what I can see कि Gm1 m2 by r स्क्वायर, Gm1 m2 by r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो F1 by F is equal to 1/4, या फिर हमारा F1 का वैल्यू कितना हो गया, 1/4 into F। So what we can see कि अगर हम डबल कर दिए तो फोर्स कितना हो गया, 1/4 हो गया, मतलब 1/4 घट गया। तो 2 हमारा डबल का मतलब डिस्टेंस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 4 टाइम्स घट जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, जितना गुना बढ़ गया उसका स्क्वायर गुना घट जाता है, या फिर उसका स्क्वायर गुना जो है नीचे आ जाता है। अब बिट ए का आंसर ये हो गया। बिट बी अगर हम करेंगे, बिट बी में हमको क्या बोला है कि ये जो है ना हाफ हो गया। अभी ये m1 है, ये m2 है, m1 और m2 दोनों में डिस्टेंस अभी कितना हो चुका है, r/2। तो फोर्स दोनों में कितना होगा देखते हैं। सपोज ये फोर्स अभी F2 हो गया है, फॉर्मूला G फिर m1 फिर m2 बाय r स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय 4, या फिर वो 4 ऊपर चल गया। अब अगर हम दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो क्या मिलता है, F2 by F is equal to G m1 m2 by r square whole into 4 whole divided by G m1 m2 by r square। तो ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 4/1। इसका मतलब F1 is equal to 4F। F1 is equal to 4F। So this is what we are getting। So finally हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस, if distance changes by x times, चाहे वो बढ़ेगा चाहे वो घटेगा, distance changes by x times, then force is equal to 1/x square into original force। तो डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फिर फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस अगर घटता है तो फिर फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब मान लेते हैं डिस्टेंस becomes 3 times, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, 1/9 into original force। डिस्टेंस becomes 1/3 मतलब घट गया, तो 1/3 होने से 1 डिवाइडेड बाय x का जगह में 1/3 डालेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा।
मतलब जितना घटेगा उतना बढ़ जाता है, मतलब ऊपर चल जाता है उसका स्क्वायर, और जितना बढ़ता है तो फोर्स घट जाता है। मतलब डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है। क्लियर? ओके। नाउ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ के हमको क्या पता चला? इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में आगे पढ़ेंगे, और इसका आगे वाला टॉपिक जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ये कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब चीज। राइट?